अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखते हुए अपनी 15 से 16 माह की कारकर्दगी और मुश्किलात का खुसूसी तौर पर जिक्र किया। उनका कहना था कि अगर खुदा न ख्वास्ता मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो क़यामत तक उनके माथे पर काला धब्बा होता और कब्र पर यह खुतबा लगता कि इसके ज़माने में पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ। यह भी कहा कि तारीख के मुश्किल तरीन चैलेंजेस का हमने सामना किया। जब इक़्तिदार संभाला तो अंदाज़ा नहीं था कि हालात इस कदर ख़राब हैं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और मुश्किलात का सामना किया। आज उन्होंने जब खिताब किया तो चेयरमैन पीटीआई को भी अपने निशाने पर रखा। ये भी कहा कि अगर दोबारा मौका मिला तो मुल्क की तकदीर बदल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी वाज़े किया कि हमने रियासत की खातिर अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया है। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मौजूदा हुकूमत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारकर्दगी अवामी सतह पर क्या एतमाद हासिल कर पाई है, अवाम के लिए कितनी सूदमंद रही है, अवाम को मुश्किलात से निकालने में कितनी कामयाबी मिली है, इसका हम जायज़ा लेंगे। आज के प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे इलेक्शन एक्ट में तरामीम की गई हैं, ये तरामीम करने का मकसद क्या है, इसके अहम निकात क्या हैं, ज़रूरत क्यों पेश आई है और इसका फ़ायदा किसको होगा। ये भी हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अहम फैसला किया है और इलेक्शन कमीशन को जो है वो अब फंड्स जो हैं वो एक साथ जो है वो नहीं दिए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि इलेक्शन कमीशन को जो फंड्स जारी किए जाएंगे वो मरहला वार दिए जाएंगे, यकमुश्त इनकी अदायगी नहीं की जाएगी और इस हवाले से जो हिकमत अमली है वो भी फाइनल कर ली गई है। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी हुआ और सेनेटर रज़ा रब्बानी ने एजेंडे पर सवालात भी उठा दिए। उनकी जानिब से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और ना जाने आज वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ को क्या सूझी कि उन्होंने ख़वातीन को कचरा कह दिया। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी वो अपने अल्फाज से दिल आज़ारी कर चुके हैं। ये भी आज हम बात करेंगे और तोशा खाना एक बड़ा अहम केस है और माजरा ये चल रहा है कि एक केस है लेकिन 3 अदालतों में ज़ेरे समात है। इसके पीछे क्या कहानी है, ऐसा क्यों है, कौन कौन सी अदालतों में समात चल रही है और ये केस कहां तक पहुंचा है, इस पर भी हम नज़र डालेंगे। और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में भी चेयरमैन पीटीआई आज इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और 2 अगस्त को जो है वो उन पर फ़र्द जुर्म भी आयद की जाएगी। तो अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। काशिफ रफ़ीक ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, मुनव्वर भट्ट ब्यूरो चीफ लाहौर और इम्तियाज़ खान फारान साहब ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, सबसे पहले आप बताइएगा, इत्तेहादी हुकूमत की 15 माह की कारकर्दगी अवामी सतह पर क्या पजीराई हासिल कर पाई है, अवामी सतह पर कितनी फ़ायदेमंद रही है? देखें जी, अवामी सतह पर तो बहुत पजीराई हासिल हुई है क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को क्रशिंग थ्रेट में लगा दिया गया है। लोग पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, लोग छुपे हुए हैं और ये समझ रहे हैं कि हमारी पजीराई बहुत ज़्यादा है और हम इलेक्शन इसी खौफ की आड़ में ये इलेक्शन करवा के चले जाएं। आप मुझे बताएं कैसे पजीराई हो सकती है? आपने जो यूनिट बिजली के बढ़ा दिए, आपने जो गैस का बम्ब चला दिया, आपने जो महंगाई कर दी, आपका डॉलर जो है वो उसने तो ऐसे पिंग पोंग खेला हुआ है कि 10 दिन वो जाता है नीचे 10 रुपए, फिर बाउंस बैक करता है, फिर 10 रुपए ऊपर चला जाता है, 270 पे आता है, फिर 290 पे चला जाता है। आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, महंगाई का कंट्रोल करने का मैकेनिज्म नहीं है। आप कहते हैं पॉपुलर पॉलिसी, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी पॉपुलर पॉलिसी एक है। ये कहते हैं जी हमने ट्रैक पे चला दिया, हमने डिफॉल्ट से बचा लिया। ये पिछले 40 साल की इस पाकिस्तान की तारीख को निकाल के देख लें, हर जाने वाला हर आने वाला कहेगा जो जाने वाला था वो मुल्क का दिवालिया निकालने लगा था, हमने आगे बचाया, हम इसको सही डगर पे ले आए, अब इंशाल्लाह मुल्क सही चलेगा। और भाई कैसे सही चलेगा? आपने किया क्या? आपने ये किया कि आपने अपने केसेस खत्म करवाए, आपने अपनी बरीयत करवाई, आपने अपने मनपसंद ब्यूरोक्रेट इंस्टॉल किए, आपने अपने अपने हलकों में मनपसंद लोगों के कहने पे प्रोजेक्ट्स किए ताकि आपका वोट बैंक बढ़े। और उसके बाद अब आप ये कोशिश कर रहे हैं कि किस हलके से कौन सा अच्छा उम्मीदवार है जिसके साथ जाके हम इलेक्शन कंटेस्ट करें और हम नंबर लेके दोबारा 5 साल के लिए इस मुल्क की अवाम पे मुसल्लत हो जाएं। अगर आपने एक काम अच्छा करना होता, आपकी नीयत होती, तो मैं ये समझता हूँ सबसे पहले ये जितने पीडीएम के जो जमातें हैं, इनके जो अकाबरीन हैं जो ये कहते हैं हमें अवाम का दर्द है, मुल्क का दर्द है, मईशत का दर्द है, सियासत को हमने स्टेक में लगा के रियासत को बचाने की हमने एफर्ट की, ये सिर्फ ये 20 लोग अपने या अपने खानदान के 20% एहसास पाकिस्तान में ला के इन्वेस्टमेंट कर दें, यहाँ पे कारोबार कर लें,
खजाने में जमा ना कराएं, तो मैं कहूं कि इनको मुल्क का दर्द है। इनको मुल्क का दर्द नहीं है, इनको अपना दर्द है, और अपना दर्द खत्म करने के लिए इन्होंने पैनाडोल इस्तेमाल नहीं की, डिस्प्रिन इस्तेमाल नहीं की, इन्होंने वो एंटीबायोटिक के वो टीके लगाए हैं कि जनाब इनके केसेस ही खत्म हो गए हैं। पिछली हुकूमत कहती थी अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है, मौजूदा अदालत कहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई। पिछली हुकूमत कहती थी कि जनाब इन्होंने वो सेफ मनी लॉन्ड्रिंग करके वहां पे एहसासे बनाए हैं, ये हुकूमत कहती है कि ऐसी कोई चीज साबित ही नहीं हुई। अब आप बताएं, खुद ही आप मुद्दई हैं, खुद ही आपके लोग इन्वेस्टिगेटर हैं, खुद ही आपके वकला है, और आप देखें कि ये क्या कार्रवाई हुई है कि जनाब पूरी 14 माह की आवाम के ऊपर बोझ डाल डाल के मुसल्लत होने के बाद आपने जो सबसे अच्छा काम किया कि आप अपने केसेस से बरी होना शुरू हो गए, ताकि आप खुश असलूबी से अच्छे तरीके के साथ जो है वो आइंदा हुकूमत कर सके इस मुल्क में। लेकिन ये कोई नहीं कहने को तैयार कि भाई हमारे जो कारोबार बाहर थे अपने बच्चों के, हमने अपने बच्चों को कहा कि आप पाकिस्तान में हम हुकूमत कर रहे हैं, आए आके पाकिस्तान में कारोबार करें, ताकि पैसा जो पाकिस्तान का वो सर्कुलेट हो। हमने अपने मुश्किल वक्त के लिए सासा, बच्चे, जायदादें, कारोबार बाहर रखेंगे, लेकिन खानदान का कोई ना कोई बंदा मुसल्लत कर देंगे यहाँ पे हुकूमत करने के लिए। कोई वजीर खजाना बन जाएगा, कोई जनाब गवर्नर बन जाएगा, कोई वजीर आजम बन जाएगा, कोई वजीर आला बनने का ख्वाब देख रहा है। आप मुझे बताएं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, इनके रिश्तेदारों के अलावा किसके पास बड़े होते हैं? कोई जो बंदा जमहूरी तौर पे बोलता है उसको आप पार्टी से सैक कर देते हैं। बस इनकी ये कारकर्दगी है। बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज साहब, मजबूरी है हुकूमत की, नाअहली है, अवामी सतह पर आपको कितनी फायदेमंद ये हुकूमत लगती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह आज शहबाज शरीफ की जो स्पीच थी वो पूरी इलेक्शन कैंपेन सामने आ गई है, और मैं समझता हूँ बहुत सक्सेसफुल इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे वो अपनी। आप ये देख लीजिएगा, हम बहुत शॉर्ट मेमोरी कौम है। माजी की पिछली पीटीआई हुकूमत ने क्या असर किया सब मालूम होते हुए भी सिर्फ ये कि ABCD की दुश्मनी के अंदर हम कहते नहीं जी वो अच्छा था और वो अच्छा था। लेकिन बड़ी शॉर्ट, जब आप देखेंगे इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे सारे के सारे, और इलेक्शन कैंपेन चलेगी तो किसी को कोई डॉलर याद नहीं होगा, किसी को कोई याद नहीं होगा, फिर वही सारे मामलात आएंगे। लेकिन आज जो मैंने टोन देखी शहबाज शरीफ की, तो वो टोन बता रही है कि इलेक्शन कैंपेन की ये सारी की सारी तैयारी। लेकिन और दूसरी बात शुमाइला, कितने सियासतदान हैं जिनके बच्चों के बाहर हैं, आप टिप्स के ऊपर गिन सकते हैं। आप शरीफ खानदान के और नवाज शरीफ के दोनों बच्चों को बोल सकते हैं कि उनके बिजनेस हैं, इसाक डार के बच्चों को बोल सकते हैं बिजनेस है। और बताएं किसी का मुझे नाम बताएं, क्या पीपल्स पार्टी के किसी बंदे का बाहर बिजनेस है? क्या जमीयतुल उलमा इस्लाम के किसी बंदे का बाहर बिजनेस है? क्या MQM के किसी बंदे का बाहर बिजनेस है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का? सियासतदानों को हदफ बनाना ये वॉल्यूम 10 की हमेशा कारगुजारी रही है, ऐसा नहीं है। और ये कह देना कि जनाब ये सियासतदान बाहर से सिर्फ पैसे ले आए, 20% ले आए। और भाई बताएं सिरे मेल कहाँ गया, बताएं फ्रांस का मेल कहाँ गया, बताएं कि नवाज शरीफ की FN स्ट्रीट पे जो है वो लोग जो बताते हैं पूरी जो बिल्डिंग आप देखती हो शुमाइला, उस बिल्डिंग पे 4th फ्लोर है उनके पास, 3rd या 4th फ्लोर है, उसके अलावा पूरी बिल्डिंग में दूसरे लोग रहते हैं। वो बताए जी इतनी बड़ी सारी चीज, वो सारे कैलकुलेट करें। और जो पाकिस्तान का लैंडलॉर्ड टाइकून है, मलिक रियाज के मुकाबले में आप तय कर लें कि कितने पैसे उनके पास हैं, कितने पैसे उनके पास हैं। मैं एक देहाती कल्चर से बिलोंग करता हूँ, लोग बड़ी जागीरदारों की बात करते हैं, बड़ी बातें करते हैं जागीरदार। पाकिस्तान में एक जागीरदार ऐसा नहीं है, अव्वल तो है ही नहीं जागीरदार। पाकिस्तान के अगर 5 नाम नेहाद जागीरदार मिल जाएं, चीनी की कीमत 2 रुपए नहीं बढ़ा सकते, आटे की कीमत 2 रुपए नहीं बढ़ा सकते। ये जो शहरी सरमायादार है, एक सरमायादार चीनी को 50 रुपए ऊपर लेके जा सकता है, 20 रुपए। ये खामा खा बात आ जाती है हमारी सियासतदानों के पीछे लगना कि जनाब उसके पैसे बच्चों के बाहर आ जाए। हमें बताना चाहिए ओ भाई, PTI की हुकूमत से ज्यादा मुखालिफ पीपल्स पार्टी और नून की कोई हुकूमत आ सकती है? और भाई 3.5 साल में क्या किया? एक मुकदमा दर्ज नहीं कर सके। ये कोई एक मुकदमा मुझे बता दें PTI के दौर का जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो, जो नून के खिलाफ हो। ये पुराने केस चले, एक जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का था जो शहबाज शरीफ के खिलाफ, और उनके ये एक वाहिद केस था जो मुझे एक केस नहीं दर्ज कर सके ये PTI वाले। और हम बात करते हैं कि जनाब ऐसे हो गया, यूं हो गया। देखें, जब इलेक्शन होगा ये होता है, ये बिल्कुल ठीक है, महंगाई है, सारे मामलात हैं, इसको देखना चाहिए। लेकिन ये हुकूमत की बदतरीन नाहिल ये PDM की हुकूमत की कि ये IMF का वो पब्लिश करो लाओ मार्केट के अंदर कि क्या एग्रीमेंट तुमने किए हैं, क्या शराइत तुमने मानी है, क्या शराइत उन्होंने मानी है। यानी अवामी सतह पर मौजूदा हुकूमत पजीराई हासिल नहीं कर सकी है। आप क्या कहेंगे? मैं ये नहीं कह रहा। देखें, अवाम फैसला करेंगे इलेक्शन के अंदर, ऐसा भी नहीं है कि टोटल
हमारा ताजिर, हमारा मैं खुद उसके अंदर अपने ठीक मुल्क है, के लिए ये कुछ भी इलेक्शन करने को होंगे तैयार हूं। तो फैसला हो जाएगा। मुनव्वर, आपका क्या ख्याल है? ख्याल किसके ऊपर बताना जी? आप बताएं ना कि अवामी सतह पर कितनी फायदेमंद ये हुकूमत रही है। वजीर आजम की जानिब से जो आज दावे किए गए हैं उनको कैसे देखते हैं आप? मुझे तो बड़ा अफसोस है इन दावों के ऊपर। शहबाज साहब कहते हैं जी कि उन्होंने अपनी सियासत कुर्बान कर दी, लेकिन मुल्क को बचा लिया, मईशत को बचा लिया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सियासत उनकी अपनी थी, या उनकी पार्टी की थी, या उनके बड़े भाई की थी। मुझे इस बात पे अफसोस है, जो मरियम नवाज हर छोटी से छोटी बात के ऊपर ट्वीट कर रही होती थी, आजकल उनका ट्विटर खामोश है, जबकि अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे। और इस बात के ऊपर फिर ये उन अवाम के साथ इजहार हमदर्दी करने की बजाय उनके ज़ख्मों पे मर्च नमक छिड़का जाए कि भी ये तो हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी, मुल्क को बचा लिया, दिवालिया हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। तो अगर ऑस्टेरिटी मैयर ही अगर ये हुकूमत ले लेती, तो क्या ये इतने अखराजात जो कम करके जो बचत हो सकती थी, अवाम के कोई हाल पे कुछ थोड़ा सा रहम हो सकता था? दुनिया के जो अमीर तरीन हाँ। मुल्क है वहाँ पे, यूरोपीय यूनियन के वहाँ पे तो सरबराह मुमलिकत जो साइकिल पे फिर रहे होते हैं। अभी अगर आपने देखा हो तो रिसेंटली भी विजिट पे वो अपना डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर वो साइकिल पे विजिट कर रहे थे। ठीक तो है। हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियों के वो बिल्कुल कॉन्वॉय चलते हैं एक साहब की हिफाजत के लिए और उनके लिए। तो ये अवाम के साथ मजाक मत करें। अगर आपने अवाम से कुर्बानी लेनी है तो सबसे पहले अपनी अयाशियाँ बंद करें, अपने जो अपना रहन सहन है वो अवाम की सतह पे लेके आए, ताकि पता चले दुनिया में इस तरह नहीं होता कि भी अवाम कुर्बानी देती रहे और हुक्मरान जो अयाशियाँ करते रहे। बाकी मुल्कों में जहाँ पे गुर्बत है वहाँ पे आप देखें, क्या इस जो ईरान के साबिक सदर थे वो बसों में नहीं सफ़र कर रहे? हाँ। क्या अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा के अपना गुजारा नहीं कर रहे? वो मसाले आप दुनिया की दे और खुद करे कुछ, तो ये वाली बड़ी ज्यादती है। सबसे पहले हुकूमत अपने अखराजात जो है वो कंट्रोल करती। 100 रुकनी काबीना बनाई हुई है, उसका अवाम को क्या फायदा? क्या ये 10-20 लोगों के साथ ये हुकूमत नहीं भी चल सकती थी? बिल्कुल जैसे कि इंटरम पे चलेगी, मुश्किल हालात है, तो फिर आप सबसे ठीक है। पहले अपने ऊपर कट लगाए। ठीक है। अरबों रुपए की गाड़ियां आपने खरीदी हैं और अवाम के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। यानी तो ये दूसरों को मजाक नहीं है? नसीहत है और खुद मियाँ फजीहत है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इलेक्शन एक्ट में तरामीम की गई हैं, इसका मकसद क्या है, इसका फ़ायदा किसको होगा और ज़रूरत क्यों पेश आई, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इलेक्शन एक्ट में तरामीम की गई हैं, मकासद क्या हैं, फ़ायदा किसको होगा और इसके अहम निकात क्या हैं? इम्तियाज़ साहब बताइएगा, इसका फ़ायदा किसको पहुंचने वाला है? देखिए, पूरी तरह निकात जब आएंगे सामने और उसके ऊपर जब भी एक हम फोकल एक गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोई भी हुकूमत हो, कोई सी भी हुकूमत हो, जब वो कोई इस तरह की अमेंडमेंट लाती है तो एक आम तासुर यही होता है, वो ज़ाहिर है कि वो अपने मफाद में लेकर आई है। लेकिन ज़ाहिर है जब वो अपने मफाद में आने वाली हुकूमत के अगेंस्ट होगी, फिर हो सकता है कोई और आ जाए इक़्तिदार में। तो ऐसा नहीं होता, मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ परसेंटेज होती है जो हर हुकूमत चाहती है कि उसके फेवर में हो जाए, तो इस तरह की लेजिस्लेशन की जाती है। और जो अगर अपने मफाद में लेजिस्लेशन की जाती है तो उसको, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये है कि उसका फ़ायदा अमूमन उन जमातों को मिला नहीं करता। 2018, 2016, 2017 उसकी मिसाल है कि उस वक्त 2/3 यानी मुस्लिम लीग नून बिल्कुल एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ हाउस के अंदर मौजूद थी, दोनों हाउस के अंदर। और उस वक्त जो ये इंतखाबी एक्ट के साथ साथ जो नेब के हवाले से जो कुछ मामलात थे, उस पर भी जब वो थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स थी लाए थे, तो उसके ऊपर भी तनकीद की गई थी। उस वक्त ज़ाहिर है PTI भी करती थी, पीपल्स पार्टी भी गई अपने फेवर, लेकिन कोई अमेंडमेंट काम नहीं आई। अगर कोई रियलिटी के साथ रियल इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स हैं तो वो मुल्क के हवाले से और रियल हैं, तो आप उससे सबको फ़ायदे के साथ साथ
जो मूवर जमात होती है उसको भी फायदा होता है। ये मैं तकरीबन 28-30 साल हो गए हमें भी पार्लिमानी रिपोर्टिंग करते हुए, और उसमें हमने बहुत सारी लेजिस्लेशन इसी तरह की देख ली है। और जिसने जो गलत किस्म की जो भी वो की है लेजिस्लेशन, वो उसमें खुद फंसा है। चाहे उसमें जनरल परवेज मुशर्रफ से लेके निकले, मुस्लिम लीग क्यू आ जाए, फिर पीपल्स पार्टी आ जाए, फिर नून आ जाए, फिर ये पीटीआई आ जाए। पीटीआई को जब कहते थे कि नेब के अंदर ये कर लीजिए, एंटी करप्शन में ये कर लीजिए, तो उनकी उस वक्त समझ में नहीं आता था। अब उनकी सब समझ में आ रहा है कि अगर ये काश अमेंडमेंट कर ली होती तो बेहतर होता। तो ये जो इलेक्टोरल जो रिफॉर्म्स की बात आ रही है या अमेंडमेंट्स की बात आ रही है, एक जस्ट इंप्रेशन ये आ रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जनाब ये हुकूमत खुद को यानी दोबारा हुकूमत में लाने के लिए, और हुकूमत पीडीएम नहीं, नून के ऊपर ये बात आ रही है कि मुस्लिम लीग नून खुद अपने मेंबरान को इलेक्ट कराने के लिए, या कुछ लोगों को जैसे अब भट्ट साहब मजीद फरमाएंगे, जो भट्ट साहब एक हम ऑफ एयर जो ये बात कर रहे थे कि मुमकिन तौर पर ये हो सकता है केयर टेकर में किसी को बेनिफिशियरी बनाने के लिए सारी सूरत हाल हो, तो नेक नियति शुमाइला जहाँ नहीं होगी, ठीक है, वो वहाँ पे आप समझे काम खराब है, और उन्हीं के खिलाफ होता है जो ये बदनीयती करते हैं। ठीक है। अच्छा मुनव्वर, एक तो हमें ये भी बताइएगा इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम की गई हैं इसका क्या मकसद है। दूसरा ये कि आज जो इजलास हुआ है, रज़ा रब्बानी ने ये कहा है कि इनमें से किसी भी कानून या बिल की तरमीम का मुसव्विदा अरकान के साथ शेयर नहीं किया गया है। क्या कहा उन्होंने मजीद? ये इसी से आप अंदाजा लगा ले कि ये चीजें किस तरफ जा रही हैं। बिल्कुल, ये उसी तरह का मामला है जिस तरह 190 मिलियन पाउंड जो है वो उसको स्टेट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा के तो मलिक रियाज साहब को वापस करने के लिए कानून के ऊपर काबीना की मंजूरी ली गई थी। ये उसी तरह का मामला है। यहाँ पे भी रज़ा रब्बानी साहब चूंकि बड़े वोकल हैं और एक पुराने जमहूरियत पसंद आदमी के तौर पे जाने जाते हैं, तो उन्होंने अपनी बात का इजहार कर दिया। अगरचे ये पार्टी पॉलिसी नहीं होगी, ये मेरा अपना गुमान है कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, ये उनका अपना रद्द अमल था। हालांकि ये उसमें इस जो पिंडोरा बॉक्स है ये ओपन नहीं होगा, ये अचानक से बम फोड़ा जाएगा और पता चलेगा कि भी बहुत से ऐसे अफराद को फायदा देने के लिए जिन्हें हुकूमत इंटरिम सेटअप में रखना चाह रही है, उसके लिए ये कानून बनाया गया था। ठीक है। काशिफ आप क्या कहेंगे इस इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई हैं? और दूसरा ये कि आज ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई खवातीन को कचरा कह दिया, जिस पर एहतजाज भी हुआ। ये पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी वो इस तरह के अल्फाज अदा कर चुके हैं। पहले तो ये मैं बता दूं आपको कि ये तरमीम का भांडा कैसे फूटा। एक कमेटी बनी पार्लियामान में जिसमें तमाम सियासी जमातों के लोग मौजूद थे और इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर काम होना था और वो बिल आके पास होना था। अब जब कमेटी में इजलास हो चुका, इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर चीजें तय हो गई और उसमें यह तय हुआ कि 62 और 63 में इलेक्शन कमीशन को भी बाउंड कर दिया कि अगर वो मिस डिक्लेरेशन में भी कोई नाहल होगा तो वो 5 साल के लिए होगा ताकि वो टाइम बाउंड हो जाए। नंबर 2 ये कि अगर कोई कन्विक्शन किसी को हो जाती है, सजा हो जाती है और उसकी सजा सस्पेंड हो जाती है, उसके बावजूद उसकी नाहलियत खत्म नहीं होगी जब तक कि वो बरीयत की तरफ जाता और बरी नहीं हो जाता। ये 2-3 चीजें बड़ी मेन थी। अब इसमें भांडा जहाँ फूटा, वो जब बिल टेबल हुआ, एक तो बिल सबका सर्कुलेट नहीं हुआ, दूसरी बात ये है कि एक सेक्शन है 230 का सब सेक्शन 2A, उसमें नून लीग जो है वो बगैर बताए कमेटी को इत्मीनान में लिए बगैर उन्होंने तरमीम डाल दी बीच में। और वो तरमीम ये है कि जो निगरान वजीर आजम होगा उसके पास तमाम इख्तियारात होंगे, ना सिर्फ ये कि वो निगरान वजीर आजम के तौर पर सिर्फ इंतखाबात करवाए या अर्जेंट मैटर्स जो उसने देखने होते हैं, वो तमाम इख्तियारात होंगे कि वो तमाम तरह के फैसले कर सकता है। जिसके ऊपर सेनेटर रज़ा रब्बानी, सेनेटर ताज हैदर पीपल्स पार्टी से, इसके अलावा अली जफर पीटीआई से, सेनेटर कामरान मुर्जा JUI फे से ये खड़े हुए। इन्होंने कहा ये जो, और सेनेटर मुश्ताक जमात इस्लामी से, उन्होंने कहा ये जो तरमीम 230 की सब सेक्शन 2A आप लेके आए हैं, ये तो कमेटी में डिस्कस ही नहीं हुआ। अब आप देखें कि ये इनकी आपस में कंपैटिबिलिटी है, ये आपस में बैठे हुए हैं लेकिन एक दूसरे को रौंदने के चक्कर में, एक दूसरे को धोखा देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऐवान के ऊपर फ्लोर ऑफ दी हाउस सारी गुफ्तगू हुई और उसके बाद मजबूरन इंतखाबी इस्लाहात का जो तरमीम का एक्ट का तरमीम थी उसको पोस्टपोन करके कल जो मुश्तरका इजलास कल नहीं होना था, ज्वाइंट सिटिंग सिर्फ एक दिन की कॉल थी, कल के लिए स्पीकर को उसको जो है पोस्टपोन करना पड़ा। आप अंदाजा लगाइए कमेटी में बैठ के
کوئی اپوزیشن آپ کے ساتھ نہیں ہے, سارے آپ کے ملے ہوئے ہیں, اپنے مفاد کے لیے قانون سازیاں کر رہے ہیں, اپنے مفاد کے لیے آپ ساری چیزیں کر ررہے ہیں, اور اس کے باوجود آپ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور وہاں پہ کھڑے ہو کے کاشف لوگ اسے کہہ رہے کہتے ہیں ہیں کہ بھائی اپنے آپ الو سیدھے کرنا. نہیں, نگران وزیر اعظم کو آپ اتھینٹیکیٹ کر رہے ہیں, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو ہم تواتر سے بات کر رہے ہیں کہ الیکشن 90 نہیں 190 دن پہ جانے ہیں, اور یہ بات کہی انہوں نے کہا اس ترمیم کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نگران وزیر اعظم کو اتنے وہ اختیارات دے رہے ہیں کہ شاید الیکشن 9 ماہ تک بھی نہ ہو. اور اس کے بعد اب اس بات کو کنیکٹ کیجئے اس بات سے کہ ایک سینیٹر اسحاق ڈار کا نام نگران وزیر اعظم کے لیے فلوٹ کیا گیا, اور کہا جی دونوں کی آپس میں اس پہ کمٹمنٹ بھی ہو گیا, ایگریمنٹ ہو گیا. تو آپ مجھے بتائیے, اسحاق ڈار صاحب سوچئے کہ اسحاق ڈار صاحب نگران وزیر اعظم ہوں, سارے اختیارات ان کے پاس ہوں, تو کیا ضرورت ہے 9 مہینے میں بھی الیکشن کرانے کی؟ بھلے 9 سال نہ الیکشن کروائیں. حکومت تو جناب شریف خاندان کی اور نون لیگ کی پڑی ہوگی, اور نگران ہوگی, نہ کوئی کل نہ بل نہ لینا نہ دینا. سو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان کا آپس میں ہوا ہے. اب جہاں تک بات ہے خواجہ آصف صاحب کی, یہ تو اسحاق ڈار کے حوالے سے تو بس ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا, ورنہ نہیں ایسے ارادے دیکھیں تھے بات نہیں. یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا شوشہ تھا یا نہیں تھا, آنے والا وقت ثابت کرے گا. لیکن یہ جو ترمیم لائی گئی ہے, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم جو بھی ہوگا وہ ایسے ایکٹ کرے گا جیسے وہ ریگولر وزیر اعظم, منتخب وزیر اعظم ہے, اس کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا. اس سے یہ تاثر جا رہا ہے, جس کی وجہ سے رضا ربانی سمیت تمام لوگ جنہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے بات کی. جہاں تک آپ نے بات کی خواجہ آصف صاحب کی, خواجہ آصف صاحب کھل کے بولنے کے عادی ہیں, اور جب ماشاءاللہ ان کا مزاج ذرا برہم ہو, برخلاف مزاج کوئی بات ہو, تو پھر وہ کسی کو بھی تند و تیز جملوں سے نواز دیتے ہیں اور پیچھے ہٹتے نہیں ہیں. جب پھر میڈیا ان کا ٹرائل کرتا تھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی معذرت ہو گئی. اس سے پہلے انہوں نے شیری مزاری کے حوالے سے کیا باتیں کی, فلور آف دا ہاؤس کیا وہ القابات دیتے رہے. دیکھیں ایک سینئر پولیٹیشین کو, ایک رواداری کے حامل پولیٹیشین کو, جو اتنا بڑا سینئر پولیٹیشین ہو, اگر وہ بھی خواتین کی فلور آف دا ہاؤس عزت نہیں کرے گا, اختلاف سیاسی ہو سکتا ہے لیکن ہے تو وہ بھی اراکین اسمبلی. کاشف اس سے پہلے وائس چانسلر کے لیے بھی وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر چکے ہیں. میں نے تو ایک آپ کو کہا کہ جس وقت مزاج برہم ہوتا ہے یار کا, پھر جو تو زبان کنٹرول ہے ہونا بول تو بہت دیجیے. ضروری ہے نا, کچھ بھی کسی کو بول دیا جائے. دیکھو شمائلہ سنجیدگی کے ساتھ ہم جتنے بھی یہ تو اجازت نہیں دی جا سکتی نا کہ کسی کو بھی آپ کچھ بھی کہہ دیں. دیکھیں ہم میں کہتا ہوں اس بات کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اگر آپ ایوان کے اوپر اتنے سینئر لوگ یہ باتیں کریں گے تو گلی محلے میں لوگ ان سے کیا سیکھیں گے, ووٹر کیا سیکھے گا, باقی لوگ ینگ جنریشن کیا سیکھے گی ان سے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم تمام شرکاء اس پروگرام میں جو خواتین کے حوالے سے, اور ماضی میں بھی جب یہ شیری مزاری کے لیے کہا تھا خواجہ آصف نے, اور ابھی بھی جو کہا ہے, ہم اس کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ یہ نواز شریف کو ایکسپلینیشن کال کرنی چاہیے خواجہ آصف صاحب سے کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ وزیر دفاع ہیں, آپ کو پوری دنیا میں سنا جاتا ہے. آپ کے جو وہی جو وائس چانسلر والی آپ بات کر رہی تھی, اس کے علاوہ بھی یہ بیچ میں ان کی یہ خاص ایک موقع آتا ہے جو اس طرح کی یہ خواجہ صاحب جو ہے نا یہ اس طرح کی بات کر جاتے ہیں, بالکل غلط ہے. کہ خواتین جو بھی ہیں ہمارے لیے, ہم سب کے لیے قابل احترام ہے. اور میں نہیں سمجھتا, میں تو سمجھتا ہوں کہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب کو اس بارے میں پوچھنا چاہیے. اور انہیں کچرا کہنا تو کسی بھی طرح سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. جو انداز تھا ان کا غلط تھا. آپ خود دیکھیں اس طرح کے نارمز لے کے پھر آپ توقع یہ کریں کہ جو گالم گلوچ بریگیڈ ہے, جس کو آپ گالم گلوچ بریگیڈ کہتے ہیں, وہ پھر آپ کی عزت افزائی نہ کریں. یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ گالی دیں گے, تنقید کریں گے, غلط کریں گے, تو آگے سے جواب ویسا ہی آئے گا. بالکل, عزت دی جاتی ہے اور عزت لی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو توشہ خانہ کیس کی بات کریں گے. ایک کیس ہے لیکن 3 عدالتوں میں زیر سماعت ہے, اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اب توشہ خانہ کیس کی بات کریں گے. بڑا اہم کیس ہے, لیکن اور یہ اتنا اہم ہو گیا ہے کہ ایک کیس 3 عدالتوں میں زیر سماعت ہے. منور بتائیے گا یہ کیا ماجرا ہے ویسے؟ یہ چیئرمین پی ٹی آئی نے پہلے کہا تھا کہ ان کا سٹیمنا بڑا اور وہ مجھے بھگانا چاہتے ہیں اور میں ان کو بھگا کے ماروں گا, تو وہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا. ابھی حکومت جو چاہ رہی تھی کہ وہ توشہ خانہ کیس میں ان پہ فرد جرم عائد ہو اور وہ نااہل ہو کے اپنا جیل چلے جائے, تو انہوں نے سب سے پہلے تو جج کے ساتھ بدتمیزی کرائی, اس کے بعد ہائی کورٹ کے اوپر وہ چڑھائی کی اور وہاں سے ان کو ریلیف نہیں ملا, تو اب وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے. اب سپریم کورٹ سماعت کرے گی تو فیصلہ کس نے کرنا پھر؟ اب انہیں 2 اگست تک کا ٹائم تو مل گیا, لیکن وہ ان کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ الیکشن تک اسی طرح کھینچ کھانچ کے اس کیس کو لے جائیں تاکہ ان کے اوپر فرد جرم نہ لگے اور نہ وہ نااہل ہوں, اور وہ پھر کھل کے الیکشن میں اپنا حصہ لے سکے. تو یہ ساری اسٹریٹجی ان کی یہ ہے اور ابھی تک وہ اس میں کامیاب جا رہے ہیں. تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے انہیں جو ان کے ہمدرد موجود ہیں جوڈیشری میں,
وہاں سے بھی ان کو سپورٹ مل رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک جو ہے نا وہ حکومت کو تگنی کا ناچ نچوا رہے ہیں، اور اپنے اوپر جو شٹن اوپن اینڈ شٹ کیس تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے فرد جرم نہیں لگنے دی، اور ابھی مجھے نہیں لگ رہا کہ 2 اگست کی جو ڈیٹ پہ وہاں پہ بھی جو سیشن کورٹ ہے وہ ان کے اوپر فرد جرم عائد کر پائے گی۔ ٹھیک ہے امتیاز صاحب، کیسی حکمت عملی آپ دیکھ رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کی، اور 3 عدالتوں میں ایک کیس چل رہا ہے، تاریخ میں پہلی بار ہے، تو فیصلہ کون کرے گا؟ دیکھیں 9 مئی بھی خواہ نہیں ہوا تھا، جب انہیں فیلڈ دی گئی نا دوڑنے کے لیے اور ساری سپورٹ ملی تو یہ آپے سے باہر ہو گئے تھے، اور وہ غلطی کر گزرے جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ ان کی حکمت عملی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو دوسری طرف بیٹھے ان کی حکمت عملی ہے کہ کہاں تک لے کر آنا ہے اور کس حد تک لے کر آنا ہے اور کیسے کیا آگے لے کر، کیونکہ یہ جب سارے ہتھ کنڈے استعمال ہو جائیں گے شمائلہ، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر کس جوڈیشی سے بار بار تاریخ لیں گے؟ پھر کس طرح سے جو اپنے لوگوں سے آپ اپوز کرواتے رہیں گے، حلہ بازی کروا کے ڈیٹ لیتے رہیں گے؟ آپ دیکھیں، میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں، صرف یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ویٹ کر لیں آپ، صحیح، کیونکہ یہ سارا جو کاشف نے کہا تھا بالکل صحیح ہے، سارا انفولڈ اس دور میں ہوگا، اور ساری جو اس میں کارگزاری ہے، جو کام کرنا ہے وہ نگراں حکومت کے دور میں ہوگا، اور سپٹمبر کے بعد اکتوبر نومبر تک پورے پاکستان میں 7 سے 8 بہت اہم قسم کی تقرریاں ہونی ہیں، جن کا پولیٹیکل اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پولیٹیکل حوالے سے بہت انتہائی اہم اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کے بعد ساری صورتحال نکل کے آئے گی، اور پروسیکیوشن پنجاب کا یہ 6 مرتبہ ہوئی ہے، کیئر ٹیکر پنجاب کی حکومت نے اس بارے میں باقاعدہ کمپلین کی ہے، ایف آئی آر کا اندراج، چالان کا اندراج، اور اس میں جو پروسیکیوشن کی تیاری ہوتی ہے، یہ ابھی تک یہ کسی یعنی موجودہ حکومت، چاہے وہ کیئر ٹیکر ہو، چاہے وفاق کی پی ڈی ایم کی حکومت ہو، ان کے کسی کے انڈر میں نہیں ہے۔ وہ ایسی الفاظی غلطیاں کرتے ہیں، ورنہ دیکھیں مفتی کوی کی پریس کانفرنس ڈیو ہے، فرا گوگی کی ڈیو ہے، اور 4-5 ایسے مقدمات ہیں جن کے فیصلے ہو چکے ہیں آج سے 4-5 سال پہلے، ان کا دوبارہ سے ایک معاملہ آنا ضروری ہے۔ تو اب یہ ہائی لیول پر جو ایک پوسٹنگز ہونی ہے جو کہ ڈیو ہے ابھی بھی کی جا سکتی ہیں وہ، لیکن جو وہ جنہوں نے کرنی ہے اس کو وہ ٹائم اس لیے آگے پورا کر رہے ہیں کہ ان جو پوسٹیں ہیں، جو وہ عہدے ہیں، ان کی وہ میعاد جو ان کی ہوتی ہے مروجہ، وہ مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد یہ کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو تھریٹ نہیں ہے یا کسی کو وہ نہیں ہے۔ دیکھیں ہر کوئی اپنی اسٹریٹجی پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو کہیں کہ جناب انہوں نے حلہ کروا لیا، ایسا ہوتا ہے، اب پیپلز پارٹی کے دور میں ہوتا تھا، بی بی شہید جب زندہ تھیں جب ہوتا تھا، نواز شریف جب آئے تھے جب ہوا، کیا نواز شریف کا لوگ بھول گئے جو بار بار ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب سپریم کورٹ پہ حملہ ہو گیا تھا اور وہ جج فیصلہ نہیں کر سکے؟ یہ ہر جگہ اسٹریٹجی ہوتی ہے، لیکن نواز شریف بھی اس کے باوجود پھنس گئے تھے اور بہت ساری چیزیں ہو گئی تھی۔ تو یہ ہم نے کہنا کہ یہ غلط اسٹریٹجی ہے۔ اگر یہ کلیئر ہے، توشہ خان ہو یا ایکس وائی زیڈ کوئی سا بھی کیس ہو ہے تو فیئر ٹرائل ہونا چاہیے نا۔ پی ٹی آئی کہتی نہیں تھی کیا، وہ چیئرمین کہتے کہ جی بڑوں کے لیے قانون علیحدہ ہے، غریب کے لیے علیحدہ ہے، تو یہ خود ادھر بھی ثابت ہو رہا ہے کہ بڑوں کے لیے قانون دوسرا ہے، لیکن یہ ساری کی صاحب یہ بات آپ کی انہوں نے سیکنڈ کر دی نا، وہ بڑے ہیں تو ان کے لیے قانون دوسرا اور عام آدمی کے لیے دوسرا، تو یہ بات انہوں نے جو کہی تھی وہ ثابت کر رہے ہیں۔ لیکن ان کی خواہش یہ تھی کہ قانون ایک ہونا چاہیے۔ لیکن جب ہم نے ابتدا میں پروگرام شروع کیا تھا، جب شروع میں یہ پروگرام شروع ہو رہا تھا تو ایک اسی قسم کا آیا تھا، تو اس میں ایک بڑا مشہور شعر ہے جو ہوتا ہے کہ الجھائے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ تو یہ 9 مئی بھی اپنی زلفوں میں الجھے تھے اور آئندہ بھی اسی طرح ہوگا۔ اور لوگ کہتے تھے نا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے حوالے سے کہ ان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، شیخ رشید کہتے تھے کہ خود ان سے خطرہ ہے، تو ان کے مقدمات کو بھی کسی اور سے کوئی خطرہ نہیں ہے، خود انہی سے خطرہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کاشف، ویسے ان بچت کے راستوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور یہ ماجرا کیا ہے، آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پر؟ میں تو امتیاز صاحب اور بٹ صاحب کی گفتگو سننے کے بعد میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ٹھیک ہے جی۔ بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس ہے، توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کر رہے ہیں، گورنمنٹ اس میں گئی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن کے گواہان اس میں پیش ہو چکے، ٹرائل کورٹ اپنا کام کر رہا ہے، جرا کر رہا ہے گواہوں پہ،
हाई कोर्ट में गया हुआ है, जज साहब भी गए हुए हैं कि मेरा करेक्टर असैसिनेशन हुआ, मेरे पे मेरे से बदतमीजी की, मुझे इंसाफ चाहिए। अब हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था लोअर कोर्ट को कि 8 रोज के अंदर इसको किसी ट्रैक पे लेके आए, जल्द से जल्द इस पे फैसला करें, उसको उठा के तोशा खाना को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला ने, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जो वो अपील थी वो कल सुनी जा रही है, समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है, 2 रुकनी बेंच उसको सुनेगा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहता है टाइम बाउंड खत्म कर दें, या सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर हुक्म इम्तनाई दे देता है, या वो कोर्ट को कहता है कि इसको मजीद फेयर ट्रायल करें, तो इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, अब जहां तक जज को तब्दील करने, जब काशिफ एक मिनट जरा अर्ज सुन ले, यहाँ पे फर्द जुर्म आयद होने का मामला है, जब तक बंदा अक्यूज इन पर्सन वो कोर्ट में मौजूद नहीं होगा उस पे फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती, और इसी के लिए ऊपर सारी भागदौड़ चल रही है। हजूर गुजारिश ये है कि कल आपने बुलवा लिया ना उनको कि आए पेश हो अदालत में, इलेक्शन कमीशन में भी वो पेश हो गए, कल वहां पे भी पेश हो जाएंगे। वो तो सुबह से शाम तक जो है वो सारा दिन कोर्टों में पेश होते हैं, और रात को बैठ के वो पूरे दिन की रुदात जो है वो अवाम से मुखातिब होकर बता देते हैं। मेरा मुद्दा ये है कि मैं कह रहा हूँ जी, तोशा खाना में अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनकी अहलिया या कोई और उसमें गिल्टी है, उसमें सहूलतकार है, कोई मामला है, तो उसको फैसला होना चाहिए। इसमें कोई किसी किस्म की दूसरी राय नहीं है। लेकिन मैं एक मेरी जाती राय है, मेरी ख्वाहिश है कि जी पिछले 20-30 साल का ज्यादा पीछे ना जाए, तोशा खाना जिसने लिया हुआ है उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन कर लें। हो सकता है बिल्कुल काशिफ यही सवाल पैदा हो रहा है ना कि बहुत सारे लोगों ने तोशा खाना की इस बात के ऊपर ना मेरे दोनों जो दोस्त हैं ये इस बात के ऊपर नहीं मानेंगे भाई 1990 में 95 में जिसने तोशा खाना लिया पहले उससे पूछे उसने बेच दिया या घर पड़ा हुआ है। नहीं काशिफ, चूंकि कोर्ट कर रहे हैं, बात सुनना जरा, जी बात सुन लो। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पे तोशा खाना में किस किस ने क्या गिफ्ट लिया उसकी सारी डिटेल जो है उसकी इंक्वायरी होके सबमिट हो चुकी है, और अगर वहां पे कोई इलीगल काम हुआ होता तो अब तक सुप्रीम कोर्ट उनको टांग देती। सर तो ये इसलिए आप जरा तसल्ली रखें, इस मामले में आप तसल्ली रखें, कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ था। सर मेरी भी अर्ज सुन लें, हजूर मेरी भी अर्ज सुन लें। सुनेंगे बारी-बारी सब खाना अपनी की अर्ज लिस्टें सुनाएं। तोशा खाना की लिस्टें बाहर आ गई। आपने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तोशा खाना से गिफ्ट लिए और बेच दिए। इस वक्त नैरेटिव ये हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ओपन बात है ना, अतात आरड़ साहब लेके आए लिस्ट के जी ये शरीफ खानदान ने मुख्तलिफ औकात में तोशा खाना से चीजें ली और ये उनके घरों में पड़ी हुई है। बात खत्म। कोर्ट में सबमिट आवाज से निकलवा लें आप। काशिफ, ये जो भट्ट साहब बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है। कोई तोशा खाने से लेने वाले मामले को कोई डिफेंड नहीं कर रहा, आना चाहिए और आइए सुप्रीम कोर्ट में। बात ये है कि बेची किसने, आप एक का नाम बता दें, आप एक बता दें, नाम बता दें एक का कि किसने नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, किसने बेची। और सर मैं कमजोर सा आदमी, मुझे क्या पता किसने बेची किसने नहीं बेची। मैं तो सिर्फ पूछने की जसारत कर रहा हूँ कि सर ये बता दें 1990 से लेकर बेचे कि नहीं बेचे। सर ये हजूर इस तोशा खाना की लिस्ट कैबिनेट ने जब बाहर निकाली थी तो मोहतरमा मरियम नवाज ने जो उसके ऊपर रिएक्शन दिया था और जो मामला हुए थे आप उससे मेरे ख्याल में वाकिफ हैं। मेरा तो सिर्फ आसान सी बात है कि इमरान खान ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपना तोशा खाना का गिफ्ट बेच चुके, उन्होंने गलती की, उनको सजा दे दें, उनको नायल कर दें, उनको गिरफ्तार कर ले, सजा दे दें। और लेकिन बाकियों को भी पूछे कि आपके पास है या आपने बेच दिया। सिर्फ मैं इतनी बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। अगर उन्होंने अंडर इनवाइस ना की होती चीजें तो फिर ये उनके लिए ये सर मैं कह रहा हूँ तोशा खाना घर में मौजूद है या बिक गया, बाकियों से भी पूछ लें। इन्होंने तो बेच दिया, अंडर इनवाइस करके बेच दिया, कैसे करके बेच दिया। अगर उन्होंने मार्केट में बेचा होता ना काशिफ, ओहो मैं कह रहा हूँ कि सर ये तो गिल्टी हो गए ना, इनको तो सजा दे दें, इनको तो 3 साल के लिए जेल में डाल दें, नायल कर दें, पार्टी पे बैन लगा दें इस गुनाह के। लेकिन सर अपनों से तो पूछे, दूसरों से पूछे कि उनके पास है या नहीं। खरीदने वाले काशिफ का मौकिफ ये है कि जो काशिफ से पूछ तो लो। नहीं भाई, बाकी इनसे भी नहीं पूछा था काशिफ, इनसे भी नहीं पूछा गया था। सर जिनको इन्होंने रसीद बनवाई थी 2 नंबर की वो लेकर आया दुबई में जिसने बेची थी। और ये शुमाइला एक मिनट, काशिफ एक मिनट रुक जाए। शुमाइला फिर ये काशिफ जो है ना ये कस्से नफ्सी से काम ले रहे हैं। इन्हीं का इस्लामाबाद का हमारा इसका दोस्त है जो ये तोशा खान लेकर आया, तोशा खाना केस
साफ ही लेकर आया है, और कोई नहीं लेकर सर, आया। मेरी- और ये और आया है वो भाईजान- जो होता है ना, जो राइट टू और इंफॉर्मेशन, उसके तहत सबने रोक लिया। भाईजान, उसने मेरी बात application तो दी, सुने, उस मैं हमारे कब साथी कह ने रहा हूं application कि- दी, किसी ने इंफॉर्मेशन नहीं दी उसको, उल्टा उसके खिलाफ हो भाईजान गए। मेरी बात तो और सुने, वो लेकर मैं आया ये नहीं कह रहा, इंफॉर्मेशन के थ्रू, मैं तो साफ मान ही रहा लेकर हूं कि आया। इन्होंने गलत किया, भाई मैं तो साफ मान रहा हूं ही उन्होंने लेकर गलत किया, आया इनको ये। फांसी लगा दे, इनको सजा दे दे, जो मर्जी कर दे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बाकियों से पूछे, उनके तोशाखाना पड़ा हुआ है ना, घर सेव है, उन्होंने बेचा पूछा तो नहीं ना, बस सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं मैं। आपके पड़ोस में जरदारी साहब से भी सुप्रीम पूछ ले, कोर्ट, नवाज शरीफ वो साहब से भी पूछ ले। बंदा इस्लामाबाद का जर्नलिस्ट जो तोशा खान, राइट टू इंफॉर्मेशन का और सबसे बड़ा केस है। आरिफ अलवी साहब ने क्या कुछ नहीं किया था उस मामले के अंदर, जी। ओहो, वो अदालत में गया, इम्तियाज साहब, अदालत में गया वो इम्तियाज बंदा, साहब। जब तोशा खान सामने हाँ। आया, वरना तो उसको रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। ठीक आप मैडम ईमानदारी से स्पीकर, बताएं। मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूं आपकी इजाजत से कि जी एक बंदे ने गलत किया, अंडर एडवाइस करके अब पकड़ा गया, अब तो अच्छा। अब भुगत भी तो रहा है ना केसेस। और बाकियों से पूछें, जरदारी साहब से, उनसे कि आपके पास तो तोशा खाने की चीजें पड़ी हुई है ना, कि आगे पीछे नहीं अच्छा हुई। काशिफ, मुनव्वर, इम्तियाज, एक एक लाइन में जो है ना वो आप बता दें ताकि हमारी आवाम को समझ में आ जाए कि होना क्या चाहिए अब आगे। मैं Rule of मैं law अर्ज करूं होना जी- चाहिए, मैं इसी के ऊपर जी मुनव्वर, जी मुनव्वर, क्या कह रहे रूल हैं? ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, और कानून जो है सबके लिए एक है। बिल्कुल ठीक है। काशिफ आप? जी बिल्कुल, मैं मुनव्वर भट्ट साहब की बात से मुत्तफिक हूँ, कानून सबके लिए एक है। इन्होंने तो तोहफा बेचा है, इनको सजा दें, बाकियों से पूछ लें कि उनके बेचा या पड़ा हुआ है, पता लगेगा कि उनके पास पड़ा हो तो फिर क्या मसला है। वो कहें कि जी हमारे पास तो तोशाखाना पड़े हुए हैं। कानून सबके लिए एक करे ना। मैं भी कुछ बोल दूं। आपने पनामा में भी यही किया कि एक नवाज शरीफ को आपने फिक्स किया, बाकी किसी को नहीं पूछा। ठीक है, तोशाखाना में भी आप कर रहे बताएं हैं कि एक को इम्तियाज फिक्स साहब। करे, बाकी किसी से नहीं ठीक है पूछ रहे। काशिफ आपका मौके पे देखिए आगे बिल्कुल मैं भी यही हूँ कि पनामा केस के बाकी नाम भी सामने ले आए। सुप्रीम कोर्ट के पास तोशा खाने की इन्वेस्टिगेटिव लिस्ट मौजूद है। अगर जिसने इस तरह की वायलेशन की है उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इसको रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करें। हाँ। स्टे के पीछे किसी को नहीं छुपने दें। बिल्कुल ठीक है। मुनव्वर भट्ट, ब्यूरो चीफ लाहौर, काशिफ, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, और इम्तियाज खान फरहान साहब, ब्यूरो चीफ कराची, हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और बात वही है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, छोटे के लिए भी और बड़े के लिए। कानून की हुक्मरानी सबसे ज़्यादा अहम है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।